से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस 1-2 वीडियोस में देखा होगा कि हम अभी सिलेबस का ओवरव्यू दे रहे हैं। सो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में या आने वाले कोर्स में पूरे में हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसको पढ़ने से हमारे बेसिकली क्या बेनिफिट होने वाला है हमारे कोर्स में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स ओवरव्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ ऑप्शन लिया है या जिनके स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में होने वाला है, सो उनके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज जनरली जो आप मार्केटिंग में करते हो ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ ऑब्वियसली सेल्स, बट सेल्स के अलावा जो आप करते हो जो एज अ ब्रॉड एस्पेक्ट में आप देखोगे, आप किसी कंपनी की अगर आप टीवी बैठ के टेलीविजन पे बैठ के अगर आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, सो हाउ दैट टेलीविजन एडवर्टीजमेंट इज़ डिज़ाइंड, उसके पीछे क्या क्या एल्गोरिदम्स होते हैं, क्या थ्योरीज लगाई गई होती हैं, क्या अप्रोच होता है उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने का, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस होल कोर्स लेक्चर। सो बेसिकली सबसे पहले हमें एडवर्टाइजिंग समझनी है कि एडवर्टाइजिंग एक्चुअल में होता क्या है, हम डिफ्रेंशिएट उसको कैसे कर सकते हैं सेल्स के साथ। बिकॉज अगर आपके घर पे आके कोई सामान बेच रहा है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट इज़ दैट अ पार्ट ऑफ सेल्स और इज़ दैट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट? क्या वो आपके घर आके एडवर्टीजमेंट कर रहा है या अगर आपके घर आके सेल्स कर रहा है? सो आपको वो एक थिन लाइन होती है सेल्स और एडवर्टीजमेंट के बीच में, जो कि आपको इस लेक्चर में समझनी पड़ेगी। सो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस कि हम पढ़ते ही क्यों एडवर्टाइजमेंट, या एडवर्टाइजमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, कि हमें मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट क्यों करना चाहिए, या फिर उसका मार्केटिंग में क्या रोल प्ले हो सकता है, वो सेल्स में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। सो इन टर्म्स को हम समझेंगे अपने फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले लेक्चर में। नेक्स्ट विल कम ऑन टू द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मैनेजमेंट एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। एडवर्टीजमेंट जब आप करते हो तो उसके एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ता है, जैसे कि लीगल एस्पेक्ट्स, एथिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटे से मैं समझाऊँ कि लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, कि आपने मान लीजिए कोई एक आपका एक ब्रांड है, जैसे मान लीजिए सैमसंग अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है और सैमसंग अपने ऐड में बोल रही है कि iOS इज़ अ डिज़ास्टर, iOS के फ़ोन्स जो हैं वो डिज़ास्टर हैं, और एप्पल का नाम लेके बोले कि एप्पल जो फ़ोन बना रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं और इतना महंगा बेचते हैं, उनके अंदर वो फीचर्स नहीं है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। सो दिस विल बी अंडर लीगल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे एप्पल उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। सो अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो उससे पहले आपको लीगल एस्पेक्ट चेक करने पड़ेंगे, सारे लॉज पढ़ना पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट्स के। नेक्स्ट इज एथिकल। एथिक्स मतलब बेसिकली मान लीजिए जैसे कि आप ऑब्वियसली आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में आपको एक एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं अपने एडवर्टीजमेंट में अगर मैं एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करूं या फिर ऑफेंड करूं किसी को, तो हो सकता है कि वो मेरे एथिकल बिहेवियर्स में ना आए और लोगों के मन में एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। इनकी एडवर्टीजमेंट से ही वो चीज़ समझ में आ जाएगी दैट दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, व्हाट दे आर सेलिंग और व्हाट दे आर मेकिंग शुड मे ऑल्सो बी वेरी वायलेंट इन नेचर। जैसे कि अगर मैं गन्स को प्रमोट कर रहा हूँ तो गन्स को भी इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि वो हार्मनी में लेकर आ रही है, पीस लेकर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वॉर हुआ, मतलब न्यूक्लियर वॉर ऐसे नहीं हुआ, बट जब वो डेवलप हुआ था तो उसके लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको एटम बॉम्ब बनाने के लिए पीस प्राइज़ मिल रहा है। सो क्यों मिल रहा है? बिकॉज उसके एजेंडाज अलग हैं। उसका एजेंडा ये नहीं है कि वो वॉर करवाना चाहता है। सो जब आप ऐसी कोई चीज़ बेचें, जैसे कि अगर आप टोबैको सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप कोई भी एडवर्टीजमेंट जो देखते होगे टोबैको की, उसमें वो कभी भी टोबैको वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज अगेन एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है, सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगेन सोशल एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ता है कि सोशल एस्पेक्ट्स को क्या वो आपके जैसे कि मान लीजिए इंडिया में अगर आप मैकडी की एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वो मोस्टली वेज बर्गर्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन वेज कैटेगरी। बट नॉन वेज की ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट होती है जिसमें कि मेनली क्या सिर्फ और सिर्फ चिकन की ही एडवर्टीजमेंट होती है। जैसे कि वो बाहर कंट्रीज़ में बीफ की भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट इंडिया में वो लोग बीफ की एडवर्टीजमेंट बंद नहीं कर सकते। अगेन द सोशल एस्पेक्ट, बिकॉज द इंडियन सोसाइटी डज नॉट लाइक इट। सो आपको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करना है, बिकॉज आपको एक बैड इमेज नहीं बनानी है सोसाइटी के सामने। तो आपको इन एस्पेक्ट्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्टली आपका रूरल एडवर्टीजमेंट होती है, बिकॉज मान लीजिए एक अर्बन एडवर्टीजमेंट है, एक रूरल एडवर्टीजमेंट है। जो आप अप्रोच देखोगे, जैसे कि आप इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में एज सच कम है।
अगर आप हिली ट्राइब्स में जाओगे या किसी भी ट्राइबल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली लेस रहेगा अगर आप अर्बन से कंपेयर करो। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है रूरल के लोगों को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। मान लीजिए मैं कोई बहुत ही फैंसी चीज़ सेल करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और क्या मैं वो चीज़ पहले अर्बन में सेल करूँगा या फिर मैं रूरल में सेल करूँगा। जैसे मान लीजिए स्टारबक्स की अगर मेरे को कॉफ़ी सेल करनी है तो मेरे लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी है, अर्बन या रूरल। बट अगर वही प्रोडक्ट मुझे प्लेस करना है रूरल में तो उसके लिए मुझे एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करनी पड़ेगी, क्या अप्रोच होना चाहिए, दैट विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट कुछ थ्योरीज पढ़नी है हमें एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव डिसोनेंस और डैगमर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डिसोनेंस में हम क्या समझें, डिसोनेंस बेसिकली वहाँ पे एक डिजास्टर सा वर्ड लगता है डिसोनेंस, जहाँ पे एक निगलेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है जब सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना लो, जैसे कि हम रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बॉयकॉट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट और ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट, या इस तरीके से बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इस टाइम पे अगर आपको कोई मूवी लॉन्च करनी है तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज अभी जो इंडियन सोसाइटी का अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। वो हर एक मूवी को बॉयकॉट करने के लिए देख रहे हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड भी ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ रीजंस दे रहा है। तो आप अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, अगर आपको अपनी फिल्म प्रमोट करनी है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी चाहिए उस चीज़ की। नेक्स्ट इज डैगमर अप्रोच। डैगमर अप्रोच में बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। जैसे कि आज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मैं टेलीविजन पे आके नहीं बोल दूंगा, जैसे कि मान लीजिए टाटा ने लॉन्च किया टाटा न्यू, तो रतन टाटा ने डायरेक्टली आके लॉन्च नहीं कर दिया, उन्होंने आके टेलीविजन पे नहीं बोला कि आज हम टाटा न्यू ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरा सेटबैक तैयार किया कि क्या उनके लेआउट्स होने चाहिए, क्या उनके लेआउट्स होने चाहिए, क्या उनके सेल्स टेक्निक होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और लोगों के एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या वर्ड्स फिट होने चाहिए कि हमारा काम क्या है, हम उन्हें क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो आप सीखोगे डैगमर अप्रोच में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट दो टॉपिक्स रहेंगे हमारे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। बिकॉज जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो किसी भी प्रोडक्ट का तो एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेट, मतलब एडवर्टाइजमेंट और सेल्स एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आप एडवर्टाइजमेंट से क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, और आप जो जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने डीलर्स के साथ। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो एक किसी भी शोरूम है, मान लीजिए एप्पल का कोई शोरूम है, वहाँ पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या बोल रहा है और आपकी एडवर्टीजमेंट क्या बोल रही है। मान लीजिए आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है तो उन्होंने बोला आईफोन 14 का जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का रहेगा, बट जब वो आप खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पे एक एज अ कंज्यूमर मेरे माइंड में अप्रोच चेंज हो जाएगी, मेरे माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि एडवर्टीजमेंट में तो कुछ और बोला गया था, यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। सो आपको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा पूरे अपने फ्लो ऑफ चैनल्स में। आपके जितने भी चैनल्स हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसी कम्युनिकेशन को आगे लेके जाएंगे, जो कि हम प्रोसेस देखेंगे कि क्या प्रोसेस रहना चाहिए, कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, कौन डिज़ाइन करेगा, और वो रेसिप्रोकेट होकर वापस बात कैसे आएगी। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाया है। वो कैंपेन फिर मैंने आगे जाके कम्युनिकेट किया अपने सुपरवाइजर्स को, उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट बनाई, उस कैंपेन को रन किया। कैंपेन को रन करने के बाद लोगों ने उसको देख के क्या समझा, क्या वो कैंपेन सक्सेसफुल रहा या नहीं, उसके लिए मुझे कोई डेटा और कुछ स्टैटिस्टिक्स लगेंगे, तब जाके मैं बिलीव कर पाऊँगा कि हाँ दिस लीड और दिस कैंपेन वाज अ सक्सेस और दिस कैंपेन वाज अ डिजास्टर, दैट आई कैन डिसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँगा, और इसी कम्युनिकेशन की थ्योरी बताई गई है विल्मर श्वान मॉडल ने। पहले भी कैंपेनिंग में प्रोसेसेस होती थी, कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस होती थी, बट जो बेस्ट प्रोसेस है, जिस तरीके से आपको अपने कम्युनिकेशन को रखना चाहिए, वो मॉडल बताया है विल्मर श्वान मॉडल ने। सो दिस विल अंडरस्टैंड इन द सेकेंड यूनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट्स आएंगी उसमें हमें ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है कि कोई भी आप कैंपेन बना रहे हो तो उसके आप ऑब्वियसली एक टर्म आएगा मीडिया। अब मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली नॉट मीडिया एज इन रिलेटेड टू मास मीडिया और न्यूज़ एज सच, बट मीडिया एज इन जनरल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी कैंपेन को बना के देगा। ऑब्वियसली अगर जैसे कि रिलायंस को अगर कोई एडवर्टीजमेंट करनी है तो रिलायंस का हो सकता है खुद का मीडिया हाउस ना हो, तो वो आउटसोर्स करेगा इस चीज़ को। तो आउटसोर्स करने के लिए वो सिलेक्ट करेगा पर्टिकुलर एजेंसीज़ को, बहुत सारी एजेंसीज़ को स्क्रूटनाइज करेगा कि भाई ये एजेंसी बेस्ट होनी चाहिए। तो उनके हम फैक्टर समझेंगे कि कौन सी एडवर्टीजमेंट की
एजेंसीज़ को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से मीडिया हाउसेस को कवर करने चाहिए। मीडिया हाउस एज इन जनरल, जैसे आपकी कोई मूवी देखते हो तो मूवी के बाद आप देखते हो कि हाँ इन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इनने प्रमोट किया है। जैसे कि हो सकता है किसी मूवी को स्टार गोल्ड प्रमोट करे, किसी को सोनी प्रमोट करे। इस तरीके से अलग अलग मीडिया हाउसेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रमोटर्स हो सकते हैं आपके कैंपेन्स के। जैसे कि आप जो कुछ पर्टिकुलर एड्स होती हैं जो पर्टिकुलर चैनल्स पे ही आती हैं, वो सारे चैनल्स को कवर नहीं करती हैं। सो आप सेलेक्ट करते हो कि आप कौन से चैनल पे दिखानी है, कौन से एज मीडिया हाउस के साथ दिखानी है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिखानी है। आप बेसिकली आपको क्योंकि आपको एक को रिलेशन करना है। जैसे कि कुछ ऐसी एड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत ही फैंसी एड दिखा रहे हैं, फैंसी एड्स एज इन मोबाइल फ़ोन की एड्स हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे गैजेट्स हो सकते हैं जो कि यंग यूथ ज़्यादा यूज़ कर सकता है, और आप उसको अगर आप आस्था चैनल पे दिखा रहे हो, सो ऑब्वियसली दैट विल नॉट कोरिलेट, बिकॉज आस्था चैनल जो देखेंगे हो सकता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, हो सकता है वो प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स उनके अप्रोच में ना हो या उनके लाइकिंग्स में ना हो। सो आपको वो चीज़ स्क्रूटनाइज करनी पड़ेगी, एंड द लर्निंग टेक्निक्स विल अंडरस्टैंड इन दिस मीडिया और द 3rd and 4th यूनिट। सिमिलरली हम कैंपेन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कैंपेन को किस तरीके से बनाया जाता है और कैंपेन को किस तरीके से रन किया जाता है और इससे स्टैटिस्टिक्स कैसे निकाले जाते हैं, दिस विल अंडरस्टैंड इन द 4th and 5th यूनिट। सो आई होप यू हैव गॉट द ओवरव्यू ऑफ दिस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग सेमेस्टर।